नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। चर्चा कर रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी को लेकर और राजस्थान जियोग्राफी में हमने अब तक स्थिति विस्तार को कंप्लीट किया है और उसके बाद मरुस्थली प्रदेश को कंप्लीटली पढ़ लिया है। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में किस तरह इसका विस्तार है, किस तरह फैला हुआ है और कुछ थोड़ा इसका विस्तार मतलब कि इसका निर्माण काल भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो डायरेक्ट हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना हर एक चीज को, और ये मैप को आपके माइंड में उठा लेना। ये मैप और ये मैप ऐसा का ऐसा बिठा लेना, क्योंकि काफी ज्यादा फैक्ट इन मैप से आपके सामने खुल जाएंगे। मतलब आपको 4 या 5 चीजें ही याद करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये मैप आपके माइंड में होने चाहिए अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस ऐसे डॉट के रूप में, डॉट ही नहीं बना, डॉट के रूप में हमारे सामने एक छोटा सा बिंदु था। सबसे पहले कुछ नहीं था, इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चींटी से भी छोटा एक बिंदु था। उसी के अंदर छिपी हुई थी कि एनर्जी, कहा जाता है ऐसा, मतलब कि कल्पना की जाती है कि उसी के अंदर छिपी हुई थी एनर्जी। और जिस तरह हम गुब्बारा फुलाते हैं ना, उसी तरह वो एनर्जी फूलती गई और वो बिंदु फूलता गया और फूलता हुआ इतना बड़ा हो गया कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते और सोच भी नहीं सकते। और वो आज भी मतलब फैल रहा है और उसी को कहा जाता है कि ब्रह्मांड, ठीक है, यूनिवर्स, उसी को कहा जाता है। और वो फैलता ही जा रहा है और ऐसी कल्पना की जाती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो एनर्जी कमजोर पड़ जाएगी, जो ऊर्जा उसको फैला रही है ना वो कमजोर पड़ जाएगी और गुरुत्वाकर्षण बल उस पर हावी हो जाएगा और वो वापस सारी चीजों को खींचने लगेगा और एक दिन वापस ऐसा ही बिंदु बना देगा। तो मतलब ही नहीं रहा कोई चीजों का, मतलब कि उसने पूरी पावर लगा दी उसको फुलाने में और एक दिन गुरुत्वाकर्षण बल वापस छोटा कर देगा। तो हमारे सामने ये कहानी थी कि ब्रह्मांड किस तरह फैलता जा रहा है। उसी फैलते हुए ब्रह्मांड में पृथ्वी है, तारे हैं, सूर्य है, पिंड है, ग्रह है, सारी चीजें, और पृथ्वी आपको पता है ग्रह है, तो सारी चीजें है उसी ब्रह्मांड से हमारे सामने आई है, उसी एनर्जी के द्वारा बन रही है। अब हमको देखना है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। सूर्य को हमको भी नहीं देखना है, जलवायु में हम देखेंगे, लेकिन पृथ्वी का निर्माण तो यहाँ पे भी समझना। जो धूल थी, जो धूल के कण थे, जो गैस थी, जो मतलब वायुमंडल फैलता जा रहा है एनर्जी, तो उसमें जो घूम रही थी ना, तो वो इकट्ठे होते गए चीज और एक ठोस के रूप में हमारे सामने पृथ्वी आ गई। शुरुआत में गर्म थी, फिर ठंडी हुई, तो ये तो क्रिया होती रही, ठीक है। तो इसको समझना कि पृथ्वी हमारे सामने आ गई गोल रूप में। उसके बाद दो ग्रह आके पृथ्वी पे टकराते हैं और उससे पानी पृथ्वी पे आ जाता है। तो जो गर्म थी पृथ्वी, पानी के आने से वो ठंडी हो जाती है। लेकिन ठंडी सिर्फ बाहर से होती है, पृथ्वी अंदर से नहीं होती, क्योंकि वो बाहर पानी जो आया ना वो पृथ्वी के चारों तरफ फैला, ना कि पृथ्वी के अंदर चला गया। यहीं पे हमारी शुरुआत होती है समझने की। इस तरह का हमें बताया जाता है कि पृथ्वी गोल थी, पेंजिया के रूप में हमें बताया जाता है और उसके फिर दो टुकड़े हुए। लेकिन यहाँ पे समझना एक चीज को, ये नहीं बताया जाता है आपको, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह की दरारें थी उसी पेंजिया में, जिस पेंजिया को लेकर हमें कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है कि पेंजिया के दो टुकड़े हुए, एक गोंडवाना लैंड बना, एक अंगारा लैंड बना। फिर उन्हीं के 7 प्लेटें टूटी, वो 7 महाद्वीप हमारे सामने आ गए। लेकिन सच है ये, गलत नहीं है। लेकिन ये चीज थी पहले पेंजिया के अंदर, कुछ दरारें थी, बिल्कुल भी सटा हुआ भाग नहीं था, मतलब कि बिल्कुल ही फैला हुआ भाग नहीं था, उसमें दरारें थी। जब टकराया ना पिंड, तब दरारें पड़ चुकी थी। जब पानी पृथ्वी पर आया ना, तब दरारें पड़ चुकी थी और उन दरारों में निरंतर पानी बढ़ता हुआ जा रहा था, भर रहा था, मतलब कि अंदर। अब कोई दरार है तो पानी तो पहुंच जाएगा ना वहां पे। हवा को और पानी को कौन रोक सका है, तो पहुंच जाएगा। तो पहुंच गया ना, तो हल्की फुल्की यहाँ पे जो प्लेटें थी, छोटी छोटी प्लेटें, वो अलग होने लगी, मतलब कि हल्की सी दूर गई, क्योंकि इतना क्षेत्र नहीं था ना, इतना मतलब दूर नहीं जा पा रही थी। लेकिन शुरुआत में तो हल्की हल्की दूर गई, और दूर गई ना, तो मान लो कि ये प्लेट दूर गई, तो इधर एक और प्लेट है तो इसके जाके टकरा जाएगी, ये प्लेट इधर दूर जाएगी तो इसका टकरा जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज को समझना, आप 3 मंजिल का मकान बनाओ और एक तरफ 1 मंजिल का मकान बनाओ। अब एक पिलर है ना, उसके भी पिलर पर तो वो भी खड़ा होगा, पिलर पर तो ये भी खड़ा होगा। अब इस मकान का जो पिलर होगा, उसका मतलब पिलर कमजोर हुआ और उस मकान का पिलर कमजोर हुआ, दोनों का साथ में हुआ। अब मुझे बताओ कि गिरने के ज्यादा चांस किसके होंगे, उस मकान के होंगे या 1 मंजिल वाले मकान के? 3 मंजिल वाले मकान के गिरने के ज्यादा चांस होंगे ना।
तो यहाँ पे जो चट्टाने थी ना, इस पृथ्वी के बनने की जो क्रिया हुई वो एक दिन में तो नहीं बन गई, अरबों खरबों साल लगे ना पृथ्वी को बनने में भी। तो उसमें जो क्रिया हुई तो चट्टान के ऊपर चट्टान, चट्टान के ऊपर चट्टान बनती गई। ठीक है, अब मान लो कि अंदर पृथ्वी के केंद्र में या केंद्र के कुछ ऊपर ऊपर हिस्से में, मतलब कि पृथ्वी की गहराई में अगर हल्की सी भी क्रिया होती है और हल्का हल्का सा भी कोई ध्रुवीय पदार्थ इधर उधर हिल जाता है या कहीं से भी लावा निकल जाता है या भूकंप आ जाता है ना, तो मान के चलिए कि अगर 1 इंच भी अगर प्लेट इधर उधर हिली होगी ना, तो इस पे प्रभाव पड़ा होगा ऊपर वाली प्लेट पे। और अगर इस पे जो प्रभाव पड़ा होगा, इसने जो टक्कर मारी होगी ना आगे वाली प्लेट को, तो कितनी खतरनाक टक्कर होगी। 1 मंजिल वाला घर गिरेगा तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना 3 मंजिल वाला घर हिलेगा तो जो नुकसान होगा। ठीक है, तो वही क्रिया हुई और इन प्लेटों के टकराने से जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ अरावली पर्वतीय प्रदेश का। मैं समझाना चाहता हूँ कि अरावली का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है, तो जब ये पेंजिया मौजूद था ना, पेंजिया एक ही महाद्वीप है, ये पेंजिया महाद्वीप एक ही महाद्वीप, जब ये पेंजिया मौजूद था ना यहाँ पे, तब इसका निर्माण हुआ। तो इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। कहाँ पे स्थित है, तो ये भारत के यहाँ पे पश्चिम में स्थित है। ठीक है, एक पर्वत है अरावली पर्वतीय प्रदेश। कब निर्माण हुआ, यहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं इसको आद्यजीवी, आद्यजीवी महाकल्प। 3.5 अरब पहले साल पहले। ठीक है, आद्यजीवी महाकल्प कह सकते हैं। जब पेंजिया था तभी किसका निर्माण हो चुका था, अरावली का निर्माण हो चुका। भूलना मत इस चीज को, हिमालय का निर्माण होना और अरावली का निर्माण होना अरबों सालों का अंतर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके। अब दूसरी चीज हमारे सामने आती है कि प्री कैम्ब्रियन काल भी कहा जाता है यहाँ पे, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन काल। ठीक है, ये भी इस काल में निर्माण हुआ। और आद्यजीवी इसलिए कहा जाता है कि जीवन की शुरुआत हो रही थी पृथ्वी के ऊपर, पानी आ गया ना, पानी आ गया, ऑक्सीजन आ गई, तो शुरुआत तो होगी ना। अब तो शुरुआत नहीं होगी तो हम कहाँ से आएंगे। अब आप कहोगे ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, देखो ज्वालामुखी निकला ना पृथ्वी के अंदर से, तो उसके साथ दूसरी हवाएं निकली। और हवा पहले नहीं थी पृथ्वी के अंदर, सिर्फ गैसें थी, लेकिन पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी निकलने के साथ साथ हवा निकली और वही हवा फिर वायु में ऑक्सीजन दूसरी गैसों में मिलकर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। वो प्रक्रिया है, देखो वो इंडियन ज्योग्राफी की बात है, यहाँ पे हम उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन पहले हवा नहीं थी, ध्यान रखना, हवा का निर्माण भी हुआ है बाद में। तो ये चीज़ हमारे सामने है। अब आद्यजीवी महाकल्प और प्री केमिकल और पेंजिया का निर्माण हुआ, अब समझना यहाँ पे, ये तो चर्चा हो गई। उसके बाद अब देखो हिमालय का अंतर और ये समझ में आ गया ना, हिमालय कब बना, हिमालय नवीन प्रक्रिया है, हिमालय भी बना है जब ये प्लेट यहाँ पे आके टकराती है। अब यही चीज वापस देखनी पड़ेगी हमको कि पेंजा टूटता है 2 भागों में, तोड़ दिया हमने, फिर बीच में पानी भर जाता है। कौन सा पानी, जो इधर समुद्र था ना, वो पेंथलासा महासागर बोलते हैं उसको, भूलोगे नहीं ना पेंथलासा, वही पानी इसके भीतर भरने लगता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दरारें अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे पेंजिया में, और काफी, एक दरार नहीं है, एक दरार नहीं है, ध्यान रखना दरारें काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा मात्रा में दरारें हैं। कोई ये मतलब कि ये टूट गया तो ये एक दरार नहीं टूट गई है, काफी ज्यादा दरारें हैं यहाँ पे। और यही कारण है महाद्वीपों के निर्माण होने का। तो समझना जिस तरह, और इसको क्या बोल दिया हमने, तैतीस सागर बोल दिया, और दोनों प्लेटों को अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड हमने बोल दिया। ऊपर जो थी वो अंगारा लैंड और ये दूसरी वाली। ठीक है, अब ये 33 सागर बना। अब हमको बताया जाता है कि 7 महाद्वीप बने, लेकिन समझना यहाँ पे कि वो महाद्वीप है, छोटे छोटे द्वीप भी बने, काफी ज्यादा द्वीप बने, गिने नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इतने द्वीप बने। तो ये हमारे सामने स्थिति निकल के आई। उसके बाद यहाँ पे एक प्लेट अफ्रीका महाद्वीप बना, यहाँ पे इस जगह उत्तरी अमेरिका इधर हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका इधर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इधर हो जाएगा, यूरेशिया इधर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह हुआ, लेकिन हमको काम है बस यूरेशिया से और अफ्रीका महाद्वीप से। दोनों को ध्यान से देख लो, स्थिति इस तरह की स्थिति बनेगी। अब हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, जो भी मतलब कि महाद्वीप बने ना, महाद्वीप, उनमें एक महाद्वीप था अफ्रीका महाद्वीप और एक महाद्वीप था यूरेशिया, उसको भी एशिया भी बोलते हैं। तो देखना यहाँ पे इस तरह का सीन हमारे सामने आएगा पृथ्वी का। तो यहाँ पे जो होगा एक तो अफ्रीका और यहाँ पे होगा यूरेशिया।
अब इसी अफ्रीका महाद्वीप से एक प्लेट टूटती है, मतलब एक चट्टान का टुकड़ा टूटता है, बहुत विशाल चट्टान, बड़ी चट्टान टूटती है और टूटने के बाद ये क्रिया करती है इस तरफ क्रिया करती है और क्रिया करने के बाद यूरेशिया प्लेट से जाकर ये टकरा जाती है और टकराकर इस तरह इसके जुड़ जाती है। तो जब आपने एशिया महाद्वीप का मैप देखा होगा ना, तो आपने देखा होगा कि भारत की स्थिति कुछ इस तरह है और वो दक्षिण दिशा में टच हो रखी है, ठीक है। तो इस तरह जुड़ जाती है प्लेट। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो किस द्वीप से अलग हुआ है ये प्रायद्वीपीय टुकड़ा? अफ्रीका महाद्वीप से। किसके साथ जाके जुड़ा है? एशिया महाद्वीप से। पहले तो यूरेशिया बोलते थे, यूरेशिया महाद्वीप से। तीसरा क्वेश्चन, किस भाग का ये टुकड़ा था? तो गोंडवाना लैंड का। दो भागों में हमने बांटा ना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का ये भाग था। कौन सा? दक्षिणी प्रायद्वीप। और किसके साथ जाके जुड़ा? तो अंगारा लैंड के साथ जाके जुड़ा। इसकी गति किस तरफ हुई? क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे सामने गति किस तरफ हुई? तो आप देख सकते हो कि उत्तर की तरफ और पूर्व की तरफ। तो ये टुकड़ा उत्तर और पूर्व की तरफ गति कर रहा था, ठीक है। ये फैक्ट हमारे सामने निकल के आए। उसके बाद समझना है यहाँ पे कि ये इस तरह था क्या? नहीं था। गुजरात नहीं था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि गुजरात में भी कच्छ का रण है। समझना इस चीज को, ये समझ गए तो आप अरावली समझ गए, बस समझ लेना। ये जो हिस्सा है ना यहाँ पे, ये देखो, ये हिस्सा पहले क्या था? पहले यहाँ पे पानी भरा होता और समुद्र था। जब मरुस्थल हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि ये जो हिस्सा है ना, बाड़मेर, झालोर, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे 100 साल पहले ही विशाल समुद्र था। हम तो यहाँ पे काफी करोड़ों सालों पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो 100 साल पहले विशाल समुद्र था। तो कहीं ना कहीं ये कच्छ का रण भी पानी से घिरा हुआ था, ठीक है। तो हमारे सामने जो टुकड़ा निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, मतलब कि इस तरह, उसके बाद इस तरह, उसके बाद ये जाएगा और इस तरह का हमारे सामने महाद्वीप निकल के आएगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम? प्रायद्वीपीय भारत। समझ आ रही है ना चीज कि नहीं आ रही है? ये टुकड़ा कहां से आया मुझे बताओ? अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो रहा है टुकड़ा। और किसके साथ जाके जुड़ा? ये जुड़ा एशिया के साथ। एशिया के साथ जुड़ा तो एशिया की स्थिति और प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति मुझे बताओ। हिमालय दिखा, जम्मू कश्मीर दिखा, कुछ नहीं है यहाँ पे। इसके बीच में बस पानी भरा हुआ है, मतलब कि सिर्फ इतना सा टुकड़ा टूटता है इससे, अफ्रीका महाद्वीप से। ये सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा मिली है। कहां से मिली है? तो 33 सागर के अंदर से उठ के बाहर निकली है ये। जब एक कंबल फर्श पे बिछा दो और उसको वापस इकट्ठी करो, मतलब दोनों तरफ से दबाव दबाव लगाओ, उस पर जोर लगाओ दोनों तरफ से, फिर क्या होगा? वो जमीन के अंदर जाएगी या ऊपर उठेगी? वो ऊपर उठेगी। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर ठोस चीजें हैं। तो 33 सागर का ऊपर उठना कारण क्या था? कि जल था और इतना भारी नहीं होता है, तो जल में आसानी से ऊपर उठा जा सकता है। लेकिन वो जमीन के अंदर नहीं जा सकी प्लेट है, क्योंकि अंदर काफी ठोस जमीन थी, ठीक है। तो ऊपर उठा, तो यही कारण था हिमालय के निर्माण का। लेकिन हिमालय हिमालय तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो वहां पे उसको छोड़ देंगे हम। हमको पढ़ना है राजस्थान का। अब इस स्थिति को और इस स्थिति को देखना आप। अब ये प्लेट मान लेना कि टकरा चुकी है, ठीक है। और इससे पहले क्या क्या हो गया है? तो इससे पहले अरावली का निर्माण हो गया है। लेकिन कहा यही जाता है ना कि अरावली अभी है, जैसे तो पहले नहीं थी। पहले तो काफी विशाल विशाल चोटियां थी। अभी तो अवशिष्ट है। इसको क्या कहा जाता है? अवशिष्ट कहा जाता है ना। सुना होगा अरावली के बारे में, अवशिष्ट है। तो अवशिष्ट तो उसको बोला जाता है ना जो बचा कुचा हिस्सा बच जाता है। अवशिष्ट किसको बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ना जिसका हिस्सा बच जाता है। मतलब कि अच्छी सी रोटी बना दी, चूहे कुतर गए उसको, और थोड़ा बहुत हिस्सा बना, क्या बोलेंगे? अवशिष्ट है। तो ठीक है, इसी तरह तो अरावली का जो अवशिष्ट है ना, तो अब भी अरावली खत्म हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि अरावली जो पहले थी और अभी है उसमें काफी फर्क है, मतलब रात दिन का अंतर आ चुका है। खनन प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे मतलब कि जो वनस्पतियां पहले थी, जो ऊंचाइयां पहले थी, वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसीलिए इसको अवशिष्ट कहा जा रहा है, ठीक है। तो मान के चलना कि हिमालय का निर्माण हो चुका है और अरावली चट्टान वहां से मतलब कि टकरा चुकी है। 33 सागर गायब हो चुका है, उठ के आगे बढ़ चुका है, जा चुका है। और हमारे सामने जो स्थिति है भारत की, अब कौन सी आ गई है? ये स्थिति आ गई है अभी, ठीक है। क्योंकि हिमालय हमको भारत के भूगोल में पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं।
हमने अरावली की प्रक्रिया देखनी थी, देख ली। प्लेट के टकराने का जो क्रिया थी वो हमने देख ली। अब देखना यहाँ पे, समझना इस चीज को। ये जो स्थिति है ना अरावली की, समझना यहाँ पे ध्यान से, ये स्थिति नहीं थी पहले। पहले अरावली की स्थिति लगभग इस तरह थी। चेंज कर लेते हैं इसको। अरावली की स्थिति इस तरह थी। अब आप बोलोगे इतनी बड़ी क्यों बना दी, तो समझना, अरावली टूटी है, टूट के अवशिष्ट बचा है ये। अब अवशिष्ट बचा है तो उसकी विशालता कितनी होगी, तो विशालता काफी ज्यादा मात्रा में बड़ी थी। मतलब कि ये जो स्थिति हमने बनाई है ना, वो लगभग इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा फैलाव था। और सिर्फ इसका नहीं, यहाँ पे दिल्ली है, रायसीना हिल्स आपने देखा हो, नाम सुना होगा। तो सुपर चट्टाने बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं उनको, सुपर, ठीक है, दिल्ली सुपर बेल्ट। इस तरह बुंदेलखंड आ गया इधर, उसको बोलते हैं भीलवाड़ा सुपर जाइंट, इस तरह बोलते हैं। तो ये सारी चीजों का निर्माण भी अरावली के साथ ही हो रहा था, मतलब कि उसकी काल में हो रहा था। हमने देखा ना, छोटी छोटी दरारें हो गई थी चट्टान, छोटे छोटे मतलब चट्टाने टूट गई थी, वो टकराती, हल्का फुल्का हिस्सा ऊपर उठ जाता। लेकिन उसमें सबसे विशाल जो पर्वतमाला हमारे सामने बनकर आई वो कौन सी थी, अरावली। बाकी दिल्ली, रायसीना हिल्स देखा होगा आपने, उसके बाद यहाँ पे बुंदेलखंड सुना होगा ना, वो सब भारत के टॉपिक है तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन समझना यहाँ पे कि काफी सारे, सिर्फ अलावली का नहीं, उत्तरी अमेरिका में हुए, दक्षिणी अमेरिका में हुए, अफ्रीका में हुए, तो काफी ज्यादा मात्रा में पर्वत बन चुके थे पहले भी। हिमालय तो अभी 33 सागर की घटना के दो प्लेटें टकराने के कारण नवीन है, लेकिन शुरुआत में जो पेंजिया था तब भी काफी सारे पठार, मतलब कि बड़े बड़े पर्वत बन चुके थे, पठार बन चुके थे, ठीक है। अब हमको समझने वाली चीज वो है कि इस तरह का जो हिस्सा हमारे सामने आता है ना, इस तरह का, बारिश होती गई, चट्टानें टूटती गई, उसके कारण ऊपर से चट्टानें थी वो बहती गई, जमीन में चली गई, मतलब मैदानी भाग बनते गए, और अरावली धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ती गई। और अभी भी काफी ज्यादा इसमें ये हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना कि लगभग काफी सालों तक एक परत जम गई थी, किसकी, बर्फ की, बर्फ की, बर्फ की परत जम जाने के कारण काफी, मतलब कि काफी सालों तक, हजारों लाखों सालों तक वो बर्फ की परत हटी नहीं थी, जमी की जमी रह गई। उसके कारण जलवायु प्रभावित हुई थी, और उसी के कारण माना जाता है कि अवशिष्ट, मतलब कि अरावली में जो ज्यादा नुकसान हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं उसका कारण माना जाता है। क्योंकि बर्फीला जब जम गई ना, और जब वो पिघली, और जब वो पहाड़ के रूप में आगे बढ़ी ना, तब इधर मैदान बना दिया, इधर काफी सारा, मतलब कि चट्टाने बहा बहा के ले गई, तो उसको भी एक कारण माना जाता है, बहुत बड़ा कारण। दूसरी चीज, ये अवशिष्ट और बर्फ की बात हो गई। दूसरी चीज हमारे सामने आती है कि यहाँ पे पहले नदियां बहा बहा करती थी मरुस्थल में, और हमने देखा था कि काफी सारी नदियां यहाँ पे बहा करती थी। इन नदियों के कारण पहले यहाँ पे जो क्षेत्र था ना, वो काफी हरा भरा क्षेत्र था, ठीक है, हमारे सामने आता है। अब एक काम करो, आप एक बार ये दोनों मैप बना लो क्लास को रोक के, तो थोड़ा आप भी रिलैक्स हो जाओगे, और वापस शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। तो 1 मिनट है, एक मैप बना लो, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखना, आराम से बना लेना और फिर देखना। अब देखना आगे कि अरावली का हमारे सामने कंप्लीट हो गई कि हाँ, अरावली का इस तरह थी और इस तरह थी। अब दो चीजें देखना, मरुस्थल का विस्तार कैसे हुआ, इसका हमने देख लिया जब हमने मरुस्थल पढ़ा था, तो वहां पे हमें ध्यान नहीं देना है। ये क्षेत्र है ना अरावली का, इसको देखो आप, और यह गंगा का मैदान। तो अब हमें समझने वाली चीज हमारे सामने आती है कि वो यही क्षेत्र है जो आपको ये दिख रहा है ना, वो राजस्थान में कुछ इस तरह का है। और इस तरह के क्षेत्र में दो नदियां निकलती है, एक नदी इधर बनास, और एक नदी इधर लूणी नदी। लूणी नदी की हमने बात कर ली, हल्की फुल्की, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे, और यहाँ पे बनास नदी। अब अरावली पर्वतमाला अरब अरब सागर में गिरने वाली नदियों को और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को दो भागों में विभाजित करने का काम अगर राजस्थान में कोई श्रृंखला कर रही है ना, वो कौन कर रही है, पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। दूसरी चीज, मरुस्थल को रोकने का काम अगर कोई पर्वतमाला कर रही है तो वो कौन सा, अरावली पर्वतमाला। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये क्षेत्र ना होता ना, अरावली पर्वतमाला नहीं होती,
तो क्या होता, तो पूरे राजस्थान में मरुस्थल होता, नहीं रोक सकते थे हम होने से। कारण क्या था, गर्मी का पड़ना। दूसरा कारण, यहाँ से उठने वाला मानसून सीधा जाता हिमालय के टकराता और वहां पे बारिश कर देता, राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती। यहाँ से अरब सागर है ना ये, यहाँ से उठने वाला मानसून इस तरफ यहाँ टकराता, जो भारी मतलब हल्का फुल्की बारिश होती यहाँ पे कर देता, उसके बाद वो सीधा चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मात्र अरावली पर्वतमाला है जो उठी हुई भाग है, बाकी इतनी ऊंची चोटियां यहाँ पे नहीं है। बाकी यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, ये थोड़ा साइड में है, ठीक है, ये मतलब पूर्व की तरफ है। लेकिन इस क्षेत्र में राजस्थान के बीच में अगर कोई आ रहा है ना, तो ये कौन सा है, अरावली पर्वतमाला। इसके लिए कहा जाता है कि त्रियक रेखा का कार्य करता है। त्रियक कारण तिरछी रेखा का कार्य करता है। कौन? अरावली पर्वतीय माला राजस्थान में दिख रहा है ना आपको, तिरछी रेखा है। तो मानसून जब उठता ना तो वो सीधा वहां पर टकराता, हिमालय के टकरा के बारिश कर देता। तो ये चीज है। दूसरी चीज, बंगाल की खाड़ी है इधर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से मानसून उठेगा, यहाँ पे मेघालय का पठार है, यहाँ से जाएगा हिमालय के टकरा के बाद इधर आएगा, और यहाँ पे टकराने के बाद वो बारिश करता है। तो अरावली के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में कौन बारिश कर रहा है, तो देखो कौन सा मानसून करेगा, बताओ, ये बंगाल की खाड़ी वाला। तो अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश करने वाला मानसून कौन सा होगा, बंगाल की खाड़ी वाला, जो यहाँ पे आने वाला। और इसको क्या कहेंगे, किस दिशा से मानसून आ रहा है, समझ गए ना आप कहाँ से आ रहा है, भारत के पूर्व से और दक्षिण से। तो दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा बारिश होगी। लेकिन होगी कैसे, यहाँ से हिमालय से टकराएगी हवाएं, उसके बाद इधर बढ़ेगी, इधर बढ़ने के बाद यहाँ पे बारिश कर देगी राजस्थान में। तो अरावली पर्वतमाला कौन सा कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो कार्य कर रहा है बंगाल की खाड़ी की बारिश राजस्थान में अच्छे से हो जाए। तो इसका निर्धारण कौन कर रहा है, पर्वतीय माला कर रही। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगी, सरल भाषा में समझा दिया, आप कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है क्वेश्चन, और अभी 2-3 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था ना संस्कृत विभाग का, उसमें पूछा गया है बंगाल की खाड़ी का मानसून को लेकर, और यही अरावली पर्वतमाला का क्वेश्चन था। ठीक है, आप जाके देख लेना, इसलिए मैंने बताया। दूसरी चीज ध्यान से देखना, समझना यहाँ पे कि यहाँ पे नदी है माही नदी, यहाँ पे पर्वतमाला कौन सी है, विंध्याचल पर्वतमाला। यहाँ पे कहाँ पे है, देखना यहाँ पे, ये रही, ये विंध्याचल पर्वतमाला है। राजस्थान के किस तरफ है ये, दक्षिण में और पश्चिम में। तो ये रहा। हमको नहीं कहा जाता है क्या कि धौलपुर तक विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है, और क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि राजस्थान को दक्षिण की दिशा में कौन सी पर्वतमाला मतलब स्थित है, तो विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, ये क्षेत्र है, और ये यहाँ तक फैली हुई है धौलपुर तक। ठीक है, और इसी के यहीं से चंबल निकलती है, और धौलपुर में इसी के सहारे जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है, यमुना नदी। कहाँ पे, ये रही यमुना नदी। तो बंगाल की यहाँ से नदी निकलती है कौन सी, चंबल की, चंबल नदी, और चंबल नदी यहाँ से होते हुए यमुना मिल जाती है, और यही यमुना आगे चलकर गंगा मिल जाती है, और यही गंगा बंगाल की खाड़ी में जाती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, गंगा मिलती है, और ये दोनों नदियां एक हो जाती है, और इसमें बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। तो वो स्थिति है गंगा के मैदान की। तो भारत की बात है तो भारत में पढ़ेंगे, हमको अरावली पर ध्यान देना है। एक फैक्ट और अगर निकालें तो ध्यान रखना कि यहाँ से अरावली की ऊंचाई ऊपर है, बीच में थोड़ी कम है, और इधर बिल्कुल कम है। तो अरावली का जो विस्तार हुआ है ऊंचाई से, अगर हम निचाई की तरफ देखें तो सबसे ज्यादा ऊंची कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे सिरोही में, बीच में अजमेर कम ऊंची होगी, और इधर बिल्कुल ही कम होगी। ठीक है, दूसरी चीज एक अगर हम निकालना चाहे तो नदियों की हमने बात कर ली कि दो नदियां, लूणी नदी और बनास नदी, दोनों अरावली से ही निकलती है। लेकिन कार्य क्या है, एक नदी जा रही है कचकरण में, एक नदी जा रही है बंगाल की खाड़ी में। समझ गए ना, बंगाल की खाड़ी में नदियां जा रही है, सारा पानी देख लो, बनास नदी कहीं से भी निकलती हो, लेकिन उसका पानी बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। अब कहीं से क्या निकलती है, हमको पता है कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है। लेकिन मैंने इसलिए बोला, यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नदी का नाम आप खुद बता दो, कमेंट कर देना, फिर ये सुनना। यहाँ से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है माही, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। ध्यान से सुनना,
इसी नदी का पानी कच्छ के रन में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पे अरावली पर्वतीमाला कर रही है। ठीक, कैसे कर रही है? विंध्याचल पर्वत से जो पानी लेके आ रही है, नदी बह रही है, लेकिन ये इधर जाती है तो अरावली में यहाँ से जो नदियां बहती है ना, उसका पानी भी कहीं ना कहीं माही नदी में चला जाता है और ये पानी फिर गुजरात की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक और फैक्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये नदी है नर्मदा नदी, यहीं से एक नहर निकाली जाती है और यही नहर मरुस्थल में सिंचाई क्षेत्र का काम करती है। ठीक है, तो ये अरावली पर्वतमाला का मोटा मोटा हमने देखा कि किस तरह निर्माण हुआ है। उसके बाद हमको एक चीज और देखनी है, वो ये देखनी है कि समझना, शुरुआत में हमने जब देखा ना प्रायद्वीप को, प्रायद्वीपी भारत को हमने देखा, तो समझना कि एक पठार के रूप में हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं थी, लेकिन हमारे सामने ये मैदान नहीं था, ये मैदान नहीं था, मरुस्थल नहीं था हमारे सामने। और हो सकता है कि अरावली काफी ज्यादा मात्रा में फैली हुई थी यहाँ पे, तो काफी कम इलाका था, जो जंगल वाला इलाका था ना कम था, लेकिन अरावली के धीरे धीरे खत्म होने के बाद यहाँ पे स्थिति बढ़ती गई। खराब मतलब कि अरावली के धीरे खत्म अवशिष्ट होने के बाद यहाँ पे जमीन बढ़ती गई और जंगल बढ़ता गया। और एक वक्त ऐसा आया जब अरावली कम मात्रा में कम मतलब कम भाग में रह गई और जंगल काफी ज्यादा मात्रा में। इसीलिए यहाँ पे जो कृषि की जाती है ना अरावली में, झूमर कृषि और भालरा कृषि सुना होगा। तो भालरा कृषि को झूमर कृषि बोला जाता है। ठीक, जूमिंग, जूमिंग सुना होगा आपने, जूमिंग नाम। कहाँ पे होती है? तो दक्षिणी अरावली में ज्यादा होती है। तो हम इसको देख लेंगे, जो आदिवासी जनजातियां होती है वो सारी करती है। ठीक है, एक सांथी सोती जनजाति होती है ना, वो यहाँ पे नहीं करती है। और कत्थक जनजाति, सॉरी कत्थक तो नहीं है, सांथी, कोई दो जनजातियां जो यहाँ पे खेती नहीं करती, उसको हम लिख लेंगे बाद में। तो ये समझ गए आप। अब देखना यहाँ पे बाद में निर्माण होने के कारण यहाँ पे हिमालय बन चुका है, हमने देख लिया। यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं इस तरफ से, उधर से तिब्बत के पठार से होकर आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का कार्य कौन कर रहा है? देखो, हिमालय कर रहा है। ठीक है, ठंडी हवाओं को अगर हिमालय नहीं होता ना, तो फिर कौन रोकने का कार्य करता? कहीं ना कहीं अरावली। लेकिन अरावली की ऊंचाई इतनी नहीं है, 1722 किलोमीटर, 1722 मीटर तो सबसे ज्यादा ऊंचाई है किसकी? गुरु शिखर की। तो अरावली की ऊंचाई इतनी नहीं है, लेकिन हिमालय की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर, क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट, इतना ऊंचा है। तो वहां उसकी ऊंचाई और अरावली की ऊंचाई, तो ठंडी हवाओं को अरावली नहीं रोक सकती। तो कहीं ना कहीं मानसून को पूरी तरीके से अगर प्रभावित कर देता तो कौन? तो ठंडी हवाएं। लेकिन उनको रोकने का कार्य कौन कर रहा है? हिमालय कर रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो मानसून भारत में जो बन क्रिया हो रही है ना, वो कहाँ से हो रही है? तो इस क्षेत्र से हो रही है, इस क्षेत्र से हो रही है, इससे मरुस्थल से। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ज्यादा तापमान, गर्मी में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ से ही अपना मानसून, मतलब जो भारत में जो पूरी प्रक्रिया हो रही है ना मानसून की, यहाँ से हो रही है और तिब्बत के पठार से हो रही है। तिब्बत के पठार में भी काफी मतलब कि चट्टी मतलब मरुस्थली लगी, मान लो उसको। ठीक है, इस प्रकार का है। अब कुछ फैक्ट देखते हैं अरावली को लेकर कि क्या है, गाइड में क्या है। उसके बाद हमारी क्लास आज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो शुरू कर देते हैं अब पहला पॉइंट। इसमें स्थिति और विस्तार को लेकर पहला पॉइंट दे रखा है कि इसकी स्थिति क्या है और विस्तार क्या है। तो अक्षांशी रेखाएं और देशांती रेखाएं हमने देखेंगे अभी। इसके बाद कंप्लीटली जब सारे भाग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अक्षांश देशांत रेखाएं हर एक भाग को, तो घर के मैदान की अलग, उसकी अलग, एक ही क्लास में, एक या दो क्लासों में हम कंप्लीट कर देंगे उसको। ठीक है, तो उसको नहीं देखेंगे। लेकिन एक चीज हमारे सामने है कि लगभग 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। कहाँ से लगाकर? गुजरात से लगाकर दिल्ली तक। तो कितना हो गए? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, तीन राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसमें फैली हुई है। उसके बाद राजस्थान में कितना है? तो 80% राजस्थान में इसका हिस्सा है। तो मतलब 550 किलोमीटर लगभग राजस्थान में फैली हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा राजस्थान में कितनी? 550 किलोमीटर, लगभग 80% फैली हुई है। अगर बात करें
तो खेतड़ी झुंझुनू से, सॉरी, झुंझुनू सॉरी, सिरोही से, सिरोही खेर ब्रह्मा है ना, खेर ब्रह्मा, सिरोही खेर ब्रह्मा से लगाकर यहां तक खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू तक इसकी फैली हुई। तो आखिरी छोर कौन सा है यहाँ पे, खेर ब्रह्मा और खेतड़ी झुंझुनू तक ये फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और हमारे सामने आती है कि यहाँ पे मतलब कि कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां होती है यहाँ पे, तो ये टकराती रही आपस में, टकराने के कारण भी यहाँ पे अरावली का मतलब कि इसको अवशिष्ट होना भी माना जाता है और इसका निर्माण भी माना जाता है, दोनों चीजें मानी जाती है। तो उसको हम बेल्टों को जो पढ़ेंगे, अरावली को जो पढ़ेंगे दक्षिणी, मध्य और उत्तरी, तब उसमें सारी चीजें पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा वो है कि उच्चावच की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। भारत की अगर बात करें तो उसमें पठारी प्रदेश का। तो उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, अगली क्लास में हर एक फैक्ट को उठाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी अरावली को समझने के हिसाब से कमेंट में बताना, और मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी अब तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।